Dear friend, today we are dealing about prolapse intervertebral disc for 7th semester student PT in ortho subject. So the topic is PIVD, prolapse intervertebral disc. prolapse intervertebral disc है क्या? जैसा कि हम लोगों को पता है, डिस्क जो है वो हमारे वर्टेब्रा के बीच में एक कुशन का काम करता है ना, जो वर्टेब्रा पे ज़्यादा वेट नहीं पड़े तो उसके बीच में जो एक कुशन रहता है उसको बोलते हैं डिस्क। जब ये डिस्क है ना पे प्रेशर पड़ता है, या तो ऊपर से पड़े या नीचे से पड़े या सडनली पड़े, ट्विस्ट होके पड़े, तो जब ये इस पे जब प्रेशर पड़ता है तो उसमें उसके प्रेशर पड़ने की वजह से अंदर में जो फ्लूइड रहता है वो बाहर आ जाता है, तो उसी को कहते हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो इसका है वेरियस टाइप्स है। प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है लंबर रीजन में, इसका वेरियस टाइप्स है। एक है एनुलर टियर्स है, जो एनुलर टियर्स के मतलब जो रिंग जो होता है, हमारा स्पाइन का जो रिंग होता है वो उस रिंग के चारों तरफ जो रिंग रहता है उसको बोलते हैं एनुलर रिंग। तो दूसरा हमारा होता है प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब हुआ कि जो रिंग पे प्रेशर बन जाए, जब न्यूक्लियस जो है वो बाहर आने लगता है और रिंग पे प्रेशर बन जाता है तो उस प्रेशर को कहते हैं हम प्रोट्रूजन। दूसरा है एक्सट्रूजन, यानी ये टाइप्स मैं बता रहा हूँ आपके प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क का। पहला हुआ एनुलर टियर, दूसरा हुआ प्रोट्रूजन, तीसरा एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में यही रिंग को मतलब रिंग को वो काटते हुए जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, वो प्रोट्रूजन हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग बल्जिंग, है ना ये। और चौथा जो होता है वो होता है सिक्वेस्ट्रेशन। तो वो बहुत कॉमन है, 10% होता है सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो बहुत क्या है, क्योंकि जब वो एकदम फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो वो 3-4 जगह थोड़ा थोड़ा हो करके जम जाता है, जिसके वजह से जहाँ भी वो जिस स्ट्रक्चर को वहाँ पर जमेगा वो स्ट्रक्चर से जो चीज़ भी आ रही है, चाहे नर्व है वो, तो वहाँ पर पेन करेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि देयर आर वेरियस लीजन दैट कैन अकर इन इंटरवर्टेब्रल डिस्क, बट मोस्ट कॉमन लीजन इज प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, एनुलर टियर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये 4 तरह का प्रॉब्लम इंटरवर्टेब्रल डिस्क में होता है, जिसको हम लोग कॉमन वर्ड में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, है ना, स्लिप डिस्क। तो अब से अगर इसकी बात करें तो कॉमन साइड जो है वो L4, L5 और S1 ये कॉमन साइट है जिसमें चांसेस है। तो मैंने जो एक बताया है कि एनुलर रिंग, अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ऊपर से एक एक्सियल देखते हैं, तो ये मेरा जो है ये वर्टेब्रा का एनुलर रिंग हुआ, ये रिंग है और इसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस है ना। तो अगर हम एनुलर टियर्स की बात करते हैं तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस पे प्रेशर जब पड़ता है तो ये एनुलर रिंग जो है इस पे ये प्रेशर देने लगता है बाहर की तरफ इसको खींच जाने के लिए। तो लेकिन फिर भी इसका जो आउटर लेयर है, जो रिंग है, वो उसको प्रोटेक्ट किया रहता है, न्यूक्लियस को नहीं बाहर आए। लेकिन अगर प्रोट्रूजन हुआ तो क्या करता है, ये और ज़्यादा प्रेशर इसमें देगा और ये एंगुलर रिंग जो है वो बाहर की तरफ, थोड़ा सा एंगुलर रिंग जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो मैंने यहाँ आपको प्रोट्रूजन के बारे में बताया है, तो ये प्रोट्रूजन हुआ। प्रोट्रूजन क्या है, ये एंगुलर रिंग है, ये एंगुलर रिंग के अंदर में ये न्यूक्लियस है। ये जब प्रेशर बाहर की तरफ देता है तो ये इसमें भी एनुलर रिंग की तरफ भी प्रेशर देगा, तो उसमें हल्का सा बल्जिंग आ जाएगा न्यूक्लियस। तो ये एनुलर फाइब्रोसिस में भी कभी कभी ये ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रूजन, है ना, एक्सट्रूजन प्रोट्रूजन। तो एक्सट्रूजन में क्या है कि ये बाहर की तरफ आ जाए फुल्ली, न्यूक्लियस जो है वो रिंग को हल्का सा मतलब रिंग के प्रेशर से बाहर आ जाता है वो न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्लूइड जो है वो आउट हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रोट्रूजन। तो ये प्रोट्रूजन आप देख रहे हैं, ये एनुलर रिंग है ना। एनुलर रिंग के बाहर जब ये रिंग, ये ग्रीन वाला जो है ये रिंग है और ये ब्लैक है, जो ये बाहर की तरफ आ गया तो इसको हो गया ये एक्सट्रूजन हो गया, पूरा बाहर की तरफ आ गया। तो हमने जब बताया एनुलर टियर हुआ,
दूसरा हुआ प्रोट्रूजन हुआ, तीसरा एक्सट्रूजन हुआ और चौथा हुआ सेक्स्ट्रेशन हुआ, जो बहुत कॉमन नहीं है, वो लास्ट है। अगर इस कंडीशन में आएगा तो इसमें एकदम सर्जरी जो होती है वो एकदम 100% ज़रूरी हो जाती है। तो अगर हम प्रोट्रूजन की बात करते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, इट इज़ ए टाइप ऑफ स्पाइनल डिस्क हर्निएशन ड्यू टू एज, है ना, एज भी इसका एक काउज है। नेचुरल टियर वियर, जैसे हम लोग डेली लाइफ में उठना बैठना, है ना, जो प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, वो भी एक काउज होता है। टियर हो गया, ट्रॉमेटिक हो गया, यानी अगर किसी कोई इंजरी हो गई, है ना, ओवर यूज़, है ना, ओवर यूज़ हो रहा है कोई भी एक मूवमेंट का, पर्टिकुलर मूवमेंट का, ट्विस्टिंग का, है ना। और एक है ओबिसिटी भी है। ओबिसिटी से क्या होता है कि रेगुलर स्पाइन पे प्रेशर पड़ते पड़ते, तो ये जो हमारा जो वर्टेब्रा L4 L5 है उसके बीच में जो डिस्क रहता है उस पर रेगुलर ऊपर से प्रेशर पड़ता है, हेवी वेट यानी ओवर वेट होने के वजह से, तो उसके वजह से भी ये बाहर की तरफ आ जाता है, डिस्क को डिस्क बल्जिंग बोलते हैं। तो ये और अब क्या है कि डिस्क में होता क्या है, डिस्क में 80% 70 to 80% फ्लूइड रहता है ना, वाटर रहता है। तो वाटर का काम क्या है कि जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ पे वो चला जाएगा। वाटर का ये फ्लूइड का ये टेंडेंसी हो है कि जहाँ पे, तो अब अगर ये वाटर अगर इसके अंदर है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पेशेंट को प्रेशर एक तरफ पड़ता है तो वो उस तरफ दबेगा और दूसरी तरफ बाहर आ जाएगा उसका फ्लूइड, है ना, जो ये तो एंटेरियरली भी आ सकता है, पोस्टेरियरली भी आ सकता है इसका फ्लूइड। तो नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन, तो एक्सट्रूजन का इट अकर व्हेन द आउटर वॉल ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क टियर, यानी आउटर वॉल जो ये मेरा रिंग है अगर ये ब्रेक कर जाता है तो क्या होता है कि फ्लूइड जो मेरा है अंदर का जो न्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और बल्ज में, अब ये जहाँ भी जिस स्ट्रक्चर को भी वहाँ वो प्रेशर देगा उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और उस प्रॉब्लम क्या, उसमें पेन भी हो सकता है, सीवियर पेन भी हो सकता है, और जो नर्व को कंप्रेस करेगा उसमें नमनेस आ सकता है, वीकनेस आ सकता है, वो सेकेंडरी जब धीरे धीरे जब वे में, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंजरी पेशेंट फील सीवियर पेन, है ना। तो ये आपके प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन का ये हो गया। दूसरा हमारा लास्ट था सेक्वेलाइजेशन, जो है वो बहुत रेयर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बल्जिंग है वो ये जो हमारा जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा और वो 2 3 4 5 जगह इस तरीके से आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर जो बाहर आया, जहाँ जहाँ जो स्ट्रक्चर को वो प्रेस करेगा वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होगा, और उस स्ट्रक्चर से जो चीज़ भी रिलेटेड होगी, चाहे वो नर्व हो, मसल्स हो, सॉफ्ट टिश्यू हो, तो वहाँ पर उसको सीवियर पेन होने का चांसेस रहता है। तो ये हमारा एक हो गया कि प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल, तो कितना एनुलर टियर एक हुआ, दूसरा हुआ प्रोट्रूजन, तीसरा हुआ एक्सट्रूजन और चौथा हुआ सेक्रेटेशन हुआ। नेक्स्ट है कि ये चीज़ का यानी PIVD का काउजेस क्या है ना, काउजेस क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। एक जनरल अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो जो मेन ये अगर देखते हैं जो नॉर्मल काउज जो आजकल जो है वो रिपीटेटिव एक्टिविटी, रिपीटेटिव कोई भी एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा आदमी सपोज डैट कि कोई ट्विस्टिंग कर रहा है या कोई आदमी का ऐसा वर्क है जो पीछे से टर्न करके उठाना है फिर रखना है, टर्न करके उठाना है रखना है, टर्न करके उठाना है रखना है, तो ये रेगुलर अगर ये एक्टिविटी वो आदमी कर रहा है तो उस एक्टिविटी से भी चांसेस बनता है PIVD का। इसका मैटर में भी उसका लेवल L4 L5 भी हो सकता है और L5 और S1 भी हो सकता है। उसी तरीके से मैंने बताया कि ओबेसिटी इज़ द सेकंड काउज ऑफ PIVD। बहुत ज़्यादा जो आदमी बल्की है, बहुत ज़्यादा जो मोटा है, उसको भी चांसेस जो होता है वो आपके चांसेस जो होता है कि उसको भी ये PIVD हो। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर पॉस्चर, है ना। प्रॉपर पॉस्चर बहुत ज़रूरी है नॉर्मल लाइफ के लिए। ये सिर्फ PIVD के लिए नहीं कि हम प्रॉपर पॉस्चर
प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आपके नॉर्मल लाइफ के लिए, आपके पेन फ्री लाइफ के लिए। तो यहाँ पर एक काउजेज यहाँ भी दिया गया है कि इम्प्रॉपर पॉस्चर, अब कोई एक तरफ बेंड होकर के रेगुलर खड़ा रहता है तो उससे क्या है कि एक तरफ उसके स्पाइन पे रेगुलर जोर पड़ रहा है, या चेयर पे भी बैठा है तो इम्प्रॉपर वे में बैठा है तो उस पर भी एक तरफ स्पाइन पे जोर पड़ने की वजह से चांसेस है कि उसको PIVD होगा। नेक्स्ट है लिफ्टिंग ऑफ हेवी वेट। आज के डेट में ज़्यादातर केस इसी से मिलता है कि लिफ्टिंग ऑफ हेवी वेट। आदमी अनझटके में एकदम एक बैग कोई चीज़ वेट 5 किलो 10 किलो 20 किलो उठा लेने की वजह से क्या होता है कि स्पाइन पे एक बैग जोर पड़ता है, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग। अगर आप कोई भी 20 किलो 25 किलो नॉर्मल वे में अच्छे से एक प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन करके उठा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इफ़ यू आर लिफ्टिंग एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विथ इम्प्रॉपर posture, there may be chance of PIVD. So whenever you are going to lift any object, you have to make proper posture. आप आराम से बैठ जाइए, बैठने के बाद उसको उठाइए। तो ये एक आज के डेट में सबसे ज़्यादा काउज यही मिलता है कि मैंने, अगर आपके पास पेशेंट आएगा तो वो कंप्लेन करेगा कि सर ये मैंने ये चीज़ उठाई और उसके बाद एक क्लिक सा साउंड हुआ मेरे बैक में, और बैक में उसके बाद सीवियर पेन हो गया और रेडिएटर में सीधा भी नहीं हो सका, बैठ भी नहीं सका, चित लेटने में भी प्रॉब्लम है। तो आज के डेट में सबसे बड़ा काउज ये PIVD का ये है। PIVD का एक काउज ये है आपके लिफ्टिंग ऑफ हेवी वेट। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक में भी ऊपर से गिर जाना, RTA है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसके वजह से भी, या कोई और भी इंजरी होती है, कोई धक्का दे दिया गिर गए, उस कंडीशन में भी PIVD का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है एज रिलेटेड, है ना। एज रिलेटेड में भी ये, यानी अगर बहुत ज़्यादा एज हो गया है तो बहुत ज़्यादा एज होने के वजह से क्या है कि जो वर्टेब्रा का जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाता है और रफ हो जाता है, टियर एंड हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसके वजह से इसलिए कहा जाता है कि भाई ये कसम किसी पेशेंट में एज रिलेटेड भी काउज है। नेक्स्ट हमारा है एबनॉर्मल पॉस्चर, है ना। एबनॉर्मल पॉस्चर का मतलब जैसे मैंने तीसरे नंबर ही बताया था, इम्प्रॉपर पॉस्चर और एबनॉर्मल पॉस्चर। एबनॉर्मल पॉस्चर हम मेंटेन करके चल रहे हैं, कुर्सी पे गलत बैठे, गाड़ी में गलत बैठे, बाइक पे गलत बैठे, है ना, गाड़ी चला रहे हैं तो जर्किंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि इम्प्रॉपर एबनॉर्मल पॉस्चर मेंटेन किए हुए हैं और बाइक चलाया और जर्क में चले गए और एक बैग गड्ढा लगा, उसके वजह से भी PIVD का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा काउज जो है ये कॉमन ये चीज़ भी, और भी बहुत सारा है, ऑर्थोपेडिक कंडीशन में भी बहुत सारे में होता है, लेकिन जो कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस इज़ द ऑल्सो काउज ऑफ PIVD। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये अगर हो गया, है ना, तो ये हो गया तो नेक्स्ट हमारा कि इसका सिम्टम क्या है, क्या क्या हो सकता है, आप पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो कॉमन, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो एट द टाइम ऑफ इंजरी होता है वो होता है पेन। इट मे बी सीवियर और माइल्ड, लेकिन मोस्टली केस में देखा गया है कि सीवियर पेन होता है, पेशेंट मूव नहीं कर पाता है, एकदम सीधा है, अगर कोई चीज़ लिफ्ट किया और एक बैक क्लिक सा साउंड बैक में आया तो फिर पेशेंट एकदम अपने आप को लगता है कि वो अब सीधा नहीं हो पाएगा और ही नीड सम हेल्प। तो उसके बाद जब उसको बेड पे लेटाया जाएगा तो बेड पे भी सीधा नहीं लेट पाता है, वो भी लगता है उसको कि अब मैं लेटूंगा तो और सीवियर पेन हो जाएगा, तो अपने आप को एक सर्टेन पॉस्चर में एक्वायर करके रख लेता है कि ये अगर मुड़ करके लेटेंगे तो पेन कम होगा, तो वो टेम्प्रोरी है, वो अपने आप को उस चीज़ में एक्वायर कर लेता है। तो सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो पेन होता है, इमीडिएट, आइदर माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर भी बहुत हो जाता है। दूसरा है उसके बाद जब पेन हो जाएगा और पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, तब अब उसके बाद अगर ट्रीटमेंट इनिशियल शुरू हो गया तो ओके, अगर उसने देर की तो धीरे धीरे जो पेन है वो
पेन रेडिएट करने लगता है आपके लिम्ब में। तो लिम्ब में जब रेडिएट करेगा तो ये मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से रीजन में लीजन हुआ है ना, और किस तरफ, एंटीरियरली हुआ, पोस्टेरियरली हुआ, तो ये चीज़ डिपेंड कर रहा है। तो उसी हिसाब से आपका कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा। तो पेन, इस पेन के बाद होगा कि पेन रेडिएट करने लगेगा आपके लेग में, पेन आइदर राइट और लेफ्ट, पेन पहले ग्रॉइन रीजन में आते आते फिर पूरे लेग में आपको पेन रेडिएट कर जाएगा। जब पेन रेडिएट आपके पैर में हो जाएगा तो फिर अनदर स्टेप आता है, वो सेंसरी चेंजेस होने लगेगा, यानी नमनेस फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, झुनझुनी जिसको कॉमन वर्ड में बोलते हैं, झुनझुनी लगेगा, और थिथरापन जिसको बोलते हैं वो लगेगा कि मेरा पैर में अब जान कम है ना, वीकनेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सेंसरी चेंज आ जाएगा, नमनेस और टिंगलिंग। दूसरा है हमारा मसल वीकनेस, बट इट विल बी टेक सम टाइम, कि नहीं कि आज हमको इंजरी हुई और तुरंत मसल वीक हो गया, डेट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट विल टेक सम टाइम, मे बी 3 or 4 days इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं तब ठीक है, नहीं लेते हैं देन इट विल बी द क्लिनिकल फीचर और सिम्टम विल बी मोर एंड मोर। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा आपके वीकनेस ऑफ मसल्स। तो वीकनेस ऑफ मसल्स कहाँ महसूस होगा आपको? क्वाड्रिसेप्स में, हैमस्ट्रिंग में, आइदर लेफ्ट और राइट, आपके ग्लूटियल रीजन में। उसके बाद रिफ्लेक्सेस में भी चेंजेस आ जाता है, यानी डीप रिफ्लेक्स या सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, उसमें भी आपको अल्टर हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आपके रिफ्लेक्सेस में भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेन जो है, शार्प शूटिंग पेन, वो तो मैंने बताया है कि वो रेडिएट कर जाएगा आपको लोअर लिम्ब में, आइदर लेफ्ट और राइट डजंट मैटर, और वीकनेस मसल्स में, अफेक्टेड एरिया में। पॉस्चरल डिफॉर्मिटी फॉर द टाइम बीइंग, अगर इलाज नहीं हो रहा है पेशेंट का सही से, और तो क्या हो कि पेशेंट एक सर्टेन पोजीशन को एक्वायर कर लेता है, आपके पास टेढ़ा होकर के आएगा, बोलेगा सर बहुत आप सीधा होने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, बेड पे पूरा चित नहीं लेट पा रहे हैं, मोड़ के पैर सो पा रहे हैं। तो ये क्या है कि आपका जो पॉस्चरल डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगता है। तो सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी वो स्कोलियोसिस है, पेशेंट ऐसे चलने लगता है, स्कोलियोसिस हो जाता है। और स्पाइनल मूवमेंट जो हमारा है वो लिमिटेड हो जाता है, ना मुड़ सकते हैं, ना पीछे इधर टर्न हो सकते हैं, ना लेफ्ट ना राइट टर्न हो सकते हैं, ना फॉरवर्ड बेंडिंग ना बैकवर्ड बेंडिंग। तो ये क्या होता है, ये सारा मूवमेंट जो है वो लिमिट हो जाता है, रुक जाता है। और उसके बाद जो है पेशेंट को अगर खांसेगा भी तो खांसने के बाद भी उसको क्या होगा, जैसे ही खांसेगा तो ये उसको शूटिंग पेन होगा आपके बैक में। तो ये कॉमन जो सिम्टम है जो मैंने बताया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा है वो डायग्नोसिस है और उसका ट्रीटमेंट है।